सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दर्शकों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इस शुभकामना के साथ हम ये चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा ये हो रही है कि अगर 2027 में जिस भी पार्टी को उत्तर प्रदेश जीतना है तो जिस आबादी पर, जिस वोट बैंक पर उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और वो वोट बैंक ऐसा है जिस पर बीएसपी, एसपी और बीजेपी तीनों की बराबर नज़र है। वो चुनिंदा वोट बैंक ऐसा है जिस पर तीनों की बराबर नजर है, और वो है 2027 की डी की। अब ये डी की क्या है, डी फैक्टर क्या है, इसको हम डिकोड करेंगे, इसकी मिस्ट्री जानेंगे, और हर चुनाव के साथ फैक्ट क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। पर उससे पहले मैं सीधे अभिषेक उपाध्याय जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये डी फैक्टर जो है ये कितना सॉलिड है। देखिए मधुर, ये जो डी फैक्टर है यूपी को लेकर के, आप यूँ समझ लीजिए कि ये डी फैक्टर ही ये तय करने जा रहा है कि अगली सरकार किसकी आएगी। लोग तमाम सारा कयास लगा रहे हैं कि भाई अब 2025 ख़त्म होने जा रहा है, अब 1 साल बाकी है, 26 का मतलब है उत्तर प्रदेश और 27 में चुनाव हो जाएंगे। तो अब बहुत सारे समीकरण बनाए जा रहे हैं कि पिछड़े किसके साथ जाएंगे, ओबीसी में कौन कौन सी जात कहाँ जाएगी, अनुसूचित जात जनजाति किधर जाएगी, फॉरवर्ड कास्ट का क्या पोलराइजेशन होगा। लेकिन डी फैक्टर हर कोई भूल रहा है, और अहम बात यह है कि ये जो डी फैक्टर है यही यूपी की दशा और दिशा तय करता आया है। डी का मतलब है दलित फैक्टर, और दलित फैक्टर आप समझिए, मैं उदाहरण से बता रहा हूँ। आप शुरुआत करते हैं हम 2006 से, 2007 से। 2007 इसलिए क्योंकि 2007 यूपी में आप समझिए 1991 के बाद से अपने बहुमत की सरकार आई थी। 91 के बाद से, 91 में कल्याण सिंह की अगुवाई में 221 पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और उसके बाद उस समय से जा करके और 2007 में बहन जी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। मगर उस सरकार में एक खास बात थी, जो कुल यूपी में आरक्षित सीटें हैं 86 सीटें हैं। 84 हैं एससी, हाँ, और 2 हैं एसटी। हाँ, 84 एससी की हैं, 403। हाँ, डी फैक्टर की बात कर रहे हैं। 84 का जो मैक्सिमम चंक है वो बहन जी ले गई थी, मैक्सिमम चंक 2007 में। अभी हम आपको दिखाएंगे कितना ले गई थी, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 2/3 से भी ज़्यादा बहन जी ले गई थी। अब आपको लगेगा कि भाई बहन जी ले गई थी चूँकि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो दलित है तो बहन जी ले गई होंगी। ऐसा नहीं है। आप आगे आ जाइए, यहाँ अखिलेश यादव को देखिए। जब 2012 में सरकार बनी समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव ले गए, मैक्सिमम चंक डी का अखिलेश यादव ले गए। अब सोचिए अखिलेश यादव का जो आधार है वो तो नहीं है ना कि वो दलितों की पार्टी तो नहीं कहा जाता है उनको, तो मुस्लिम यादव एमवाई, बीएसपी के राइवल, उस समय तो बीएसपी के राइवल थे, और एमवाई वर्तमान में भी है बिल्कुल। और ये कहा जाता था भाई एमवाई कॉम्बिनेशन है। तो डी फैक्टर कैसे चल गया? हम ये मानते हैं कि चलो 2012 में बहन जी चुनाव हार जाती, लेकिन डी फैक्टर कैसे शिफ्ट हो गया जो बहन जी के साथ 5 साल इतने स्ट्रांगली जुड़ा रहा। और एक बात और है मधुर की दलित जो है, आप उनसे बात कीजिए, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार हो, बहुजन हम हैं, हमारी सरकार हो। बहन जी की सरकार को कहते हैं हमारी सरकार है, हम एम्पावर्ड हैं। उनको ये लगता है कि बहन जी नहीं बैठी हैं, वो बैठे हैं कुर्सी पर, ये फीलिंग उनके अंदर आती है। लेकिन यही दलित फैक्टर कैसे चला गया अखिलेश यादव के साथ में, बड़ी अभी वो संख्या भी दिखाएंगे। और उसके बाद करिश्मा होता है 2017 में जब सरकार आती है बीजेपी की, तो ये दलित फैक्टर बड़ी संख्या में, करीब 3/4 संख्या में ये चला जाता है बीजेपी की और सरकार बन जाती है बीजेपी की। 2022 में भी यही होता है। तो सवाल ये है यहाँ पर कि ये एकमुश्त दलित फैक्टर जिधर जा रहा है उधर ही सरकार बन रही है, जो 84 सीटें आरक्षित हैं दलितों के लिए। और यही है असली कहानी। और आप देखिए, बहन जी हों, अखिलेश यादव हों, सबका प्लान डी है, दलित को अपने साथ लाना। बीजेपी का तो है ही है, 2014 के बाद जो सोशल इंजीनियरिंग वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, 2 अंतर है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डी से जोड़ने की जो कोशिश है, चलिए एसपी चीफ कर रहे हैं, बीएसपी चीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वो केंद्र से भी प्रयासरत हैं कि भाई हर स्टेट में जो डी फैक्टर है इसको एसोसिएट करे पार्टी अपने साथ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता था, जो बात आपने कही कि बहुजन समाज कहता है कि हमारी सरकार है, इसको कोट करते हुए मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। वो आपने याद दिला दिया, इसलिए सबसे पहले मैं शुरुआत उस रिपोर्ट से करता हूँ, और वो बीबीसी की रिपोर्ट है। ये देखिए बीबीसी की रिपोर्ट है। ये क्या कहते हैं, बिजनौर में रहने वाले एक वृद्ध मतदाता ने कहा,
बहन जी बस कोई नेता नहीं है, उनकी वजह से हम शिकायत और सुनवाई तक पहुंचे। कोई दलित के साथ खाना खा ले, कोई पैर धो ले, कोई गले लगा ले, ये सब राजनीति है, वोट की खातिर है। लेकिन बहन जी ने समाज के लिए जो किया वो चुनाव से ऊपर है। यही बात आप कहते कि उन्हें वो इस चीज से भी इत्तेफाक नहीं थे, चलो सत्ता में है कि नहीं। मायावती के लिए, बहन जी के लिए जो उनका एक, कल ही मैं सुन रहा था किसी फॉरेन पब्लिकेशन में, मिस कर रहा हूँ, बीबीसी के अलावा कोई और फॉरेन पब्लिकेशन था और वो वीडियो इंटरव्यू था। और उस इंटरव्यू में ये भी हाल की बात है, जबकि बीएसपी लंबे समय सत्ता में नहीं है, तो पूछा जा रहा था कि भाई आप मतदाताओं से, दलित मतदाता थे, कि आप किधर जाएंगे। उनका यही कहना था कि हम ये चाहते हैं कि बीएसपी आ जाए। पूछा क्या, क्यों आप चाहते हैं बीएसपी आ जाए? तो बोले कि भाई वो हमारी पार्टी है, वो सत्ता में आएगी तो हम सत्ता में आ जाएंगे। और फिर वो गिराने लगे ऐसे ऐसे, मतलब एक एक चीज़, मतलब एक आम दलित बोल रहा है कि भाई देखिए, चमड़े का काम करते थे, उनके लिए क्या क्या फ़ायदा हुआ, धोबी के लिए क्या क्या फ़ायदा हुआ। आप सोचिए जो और निचले तबके पर जो जातियां रह रही थी, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, किस तरह से उनको ज़मीन के पट्टे मिले, उनको चीज़ें याद हैं। और एम्पावरमेंट, वो कहते हैं, हम कहते हैं कि हाँ ये मेरी सरकार है, हम थानों कचहरी में जाते हैं तो बोलते हैं मेरी सरकार है। ये जो एम्पावरमेंट है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये जो फील वो करते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। और इसीलिए ये डी फैक्टर, लेकिन इसके बाद भी मधुर, ये डी फैक्टर अखिलेश यादव के साथ शिफ्ट हो गया था 2012 में, बड़ी संख्या में हो गया था। हाँ। यही कहानी है कि शिफ्ट क्यों हुआ फिर। और 24 की अगर बात करें तो भी डी फैक्टर इनके ही पक्ष में। हाँ भाई, बहन जी आप सोचिए, क्यों बहन जी अपनी हर तकरीर में समाजवादी पार्टी को निशाने पे लेती हैं, कांग्रेस को लेती हैं, इसलिए लेती क्योंकि अभी डी की वही है, डी की हैं। हाँ, डी फैक्टर अगर चला गया तो जमीन से। और ये आप सोचिए, दलित फैक्टर की ताकत देखिए, क्या ताकत है इस देश में, ये बहुजन मूवमेंट की, कि चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी को कहते थे कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर की पार्टी कहते थे बीजेपी को, बाद में बीजेपी ने अपना एक्सपेंड करना शुरू किया। समाजवादी पार्टी को कहते थे कि मुस्लिम यादव की पार्टी है, उन्होंने भी अपना बेस और बढ़ाया और भी जातियों को शामिल किया। लेकिन इस सब के बाद भी आप ताकत देखिए दलित फैक्टर की, बहुजन फैक्टर की, जिधर वो जाता है हवा उधर चलती है, उधर राजनीति घूम जाती है, ये ताकत है। और इसीलिए जब आप कह रहे थे कि 3/4 गया बीजेपी के साथ, तो उसमें वोट शेयर तो है ही। हाँ। वोट शेयर तो है ही, जो 84 सीटें हैं वो उन सीटों की परफॉर्मेंस भी इंक्लूड है। तो दोनों को जोड़कर हम बात कर रहे हैं कि उन 84 रिजर्व सीटों पर कितने प्रत्याशी जीते बीजेपी के, तो जितके ज्यादा जीतते हैं सरकार उन्हीं की बनती है। अब एक ये तस्वीर देखिए जो उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तौर पर और उत्तर प्रदेश का डी फैक्टर मोटे तौर पर समझाती है। कुल रिजर्व सीट, एससी सीट 84 है, 2 एसटी सीट है, यानी 86 है कुल रिजर्व। दलित वोटर 21% के पार है, यानी हर 5वां वोटर उत्तर प्रदेश में दलित वोटर है। अब देखिए, जाटव दलित की आबादी 11%, पासी वोटर 3.3%, कोरी और वाल्मीकि वोटर 3%, गोंड खटीक वोटर 1.5%, बाकी दलित 1.5%। तो ये अब जहां ये वोट शिफ्ट होता है उधर ही सरकार बनती है। और ये रहे नतीजे, सुरक्षित सीट के चुनावी नतीजे 2002 की असेंबली से शुरुआत करते हैं। तब राष्ट्रपति शासन का दौर था, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। तो जब 2007 में पूर्ण बहुमत मिला, लंबे समय के बाद, 1991 के बाद, तो देखिए कैसे उसमें डी फैक्टर आया। 2002 में आरक्षित सीटों पर बीजेपी 18 जीती थी, बीएसपी 24 और समाजवादी पार्टी 35 सीट। लेकिन जब ये चंक गया 2007 में बीएसपी के पास, तो आपको भी पता है 206 सीटें जीतकर बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। और आप सोचिए, 84 रिजर्व सीट, एससी सीट में से 62 अकेले बीएसपी को, बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान होता है और सपा को 22 सीटों का। और फायदा किसको होता है? बीएसपी को, पूर्ण बहुमत की सरकार। अब मैं आपको यहाँ कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ, उस पर एक क्रेडिट दे दें। ये रिपोर्ट जो दिखा रही है आज तक की रिपोर्ट है। हाँ, ये क्रेडिट उनको दे दिया जाए, सारा क्रेडिट उनको। अब दिख रहा है, छुपाना होता तो हम छुपा भी सकते। उनकी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट ये बता रही है कि 62 सीटें ले गई बहन जी, 84 में से 62, और एक पूरा का पूरा शिफ्ट उनकी ओर हो गया। यही कहानी आगे चलती है और दूसरे दलों में भी नजर आती है हमको। अब ये रिपोर्ट देखिए, क्रेडिट देते हैं। अब इनका क्या कहना है, जरा मैं चाहूंगा कि हर रिपोर्ट पर हम थोड़ा देर डिस्कशन करें। दवायर की रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं अ शिफ्ट इन दलित पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश। अब ये किस रिपोर्ट को हवाला दे रहे हैं? जो भी राहुल गांधी गए थे, वाल्मीकि परिवार से मुलाकात की थी। इनका कहना है
कि बीएसपी अब भूल जाइए, कांग्रेस जो है ये शिफ्ट आ रहा है, आप इत्तेफाक रखते हैं? ये मतलब ये जो बात कही जा रही है कि बीएसपी से शिफ्ट हो रहा है, हाँ, कांग्रेस की ओर मतलब जा रहा दलित है। वोट अब शिफ्ट कर रहा है कांग्रेस। वो तो शिफ्ट कर चुका है, कर नहीं रहा है वो, 2024 में शिफ्ट कर चुका है। लेकिन तभी जब गठबंधन था, अगर आप सपा से अलग होकर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस में एक बात और है, देखिए कांग्रेस के दलित ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं, ये सबको पता है। आपको बेलछी कांड याद है? बेलछी कांड, जब इंदिरा गांधी हार जाती हैं, इमरजेंसी लगती है, चुनाव होते, इंदिरा गांधी हार जाती है, इंदिरा गांधी का करियर कहा जाता है अब तो खत्म हो गया, अपनी खुद की सीट रायबरेली से हार जाती है। उसके बाद बिहार के बेलछी में हत्याकांड हो जाता है, दलितों की जान जाती है। इंदिरा गांधी बेलछी पहुंचती हैं और पानी बरस रहा होता है, वो हाथी पे चढ़ के पहुंचती हैं और बेलछी से पूरी तस्वीर बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि दलितों के जहन में है कि ये तो अपनी पार्टी है और भले ही इमरजेंसी में जो किया वो किया, अब वो हमारे लिए आए हैं, सबसे बड़ी नेता हाथी पे चढ़ करके हमारे पास आई है, तो वो पूरी तस्वीर बदलती है। लेकिन वो कांग्रेस के जो ये दलित समर्थक वोटर है, इनकी जो उम्र ज्यादा है वो वाला वोटर है जो जानता है ये सब बातें। आज का जो जेनजी वोटर, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो क्या कनेक्ट कर पाता है इन चीजों से? अब सवाल ये है ना कि जो बहन जी अक्सर कहती हैं, आपको एक बार बहन जी से पूछा गया, शेखर गुप्ता इंटरव्यू ले रहे थे तो कहा गया कि मैं तो आपका, देखिए इंटरव्यू आप हिंदी में मैं आपसे बात करूंगा, जबकि मेरा अंग्रेजी का चैनल है, लेकिन मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। तो बहन जी ने एक बात कही, देखिए मैं हिंदी में इसलिए बात करना मैं चाहती हूँ कि हिंदी में बात कीजिए, चूँकि हमारा जो वोटर है वो जहाँ रहता है और वो जो पहनता है, वो जो खाता है, उसको हिंदी समझ में आती है और ठेठ हिंदी समझ में आती है। तो बहन जी का जो वोटर है, जो उनको वोट करता है, जैन जी तो अब वोट करते हैं कि नहीं, इसी पे सर्वे करना होगा। अब जैन जी वोट भी करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं जब वोटिंग होती है उस समय, लेकिन बहन जी का क्लियर है कि मेरा वोटर जो है वो आज भी, उसकी स्थितियां हमको बहुत सुधारनी है, उनको ज़मीन देनी है, उनको हमको रोज़गार देना है, उनको आत्मसम्मान जो है उनका, उस पर चोट नहीं लगनी चाहिए, ये सब हमको करना है। तो इसलिए बहन जी का वोटर वो बहन जी के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस का एक बैकग्राउंड है पुराना। अभी राहुल गांधी देखिए लगातार पूरा वहाँ गए, बिहार छोड़ के वो डी फैक्टर पे जुटे हैं। वहाँ गए, हरियाणा वाला जो एडीजी का सुसाइड कांड हुआ, वहाँ गए, हरिओम वाल्मीकि के यहाँ फतेहपुर पहुँच गए, रायबरेली में उन्होंने कहा, लगातार डी फैक्टर पर वो पूरी फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो हम आप कह रहे हैं कि डी फैक्टर जिधर जीत उधर, कहानी वही है। अब अगली रिपोर्ट हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, ये कह रही है कि बीएसपी कमबैक प्लान पर मंथन कर रही है और वो 10 दिनों के अंदर जो 3 बड़ी मीटिंग थी वो उसी का एक हिस्सा है। एक ये रिपोर्ट है, ये स्वराज की रिपोर्ट है कि बीएसपी का रिवाइवल ये डिफिकल्ट बता रहे हैं। कह रहे हैं कि द एब्सोल्यूट लैक ऑफ सब नेशनलिज्म इन उत्तर प्रदेश। सब नेशनलिज्म क्या होता है? एक बड़े स्टेट के अंदर खुद की आइडेंटिटी के साथ जीना, सर्वाइव करना, खुद की आइडेंटिटी को बनाए रखना, वो सब नेशनलिज्म है। इनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है बीएसपी का रिवाइवल। अब ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, वाई मायावतीज October 9 लखनऊ रैली हैज सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग इन हर राइवल कैंप। इसीलिए क्योंकि खतरे की घंटी इसलिए बजी है हर दल में, क्योंकि डीप वोटर जो है, क्यों बेचैन कर दिया? ये कह रहे हैं कि क्यों बहन जी की 9 अक्टूबर रैली ने सबको बेचैन कर दिया, इसीलिए कि वो भीड़ दिखी है। बिल्कुल भीड़ दिख रही है। और भीड़ क्या है ना, बहन जी का कोर वोटर निकल के आया है और उसी वोटर को पाने के लिए समाजवादी पार्टी बेचैन है। और मैं एक बार थोड़ा अखिलेश यादव पर बात कर लेते हैं। देखिए अखिलेश यादव भी पूरी कवायद में है, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने काफी कुछ चेंज किया है। अभी वर्तमान में चैंपियन वही है डी वोटर। हाँ एग्जैक्टली है, उनके साथ है। उनके आसपास कौन रहता है? देखिए रामजी लाल सुमन रहते हैं, अवधेश पासी रहते हैं, एकदम क्लियर है उनका फंडा। कोई भी दलित का इशू होता है, खट से वो उस पर आवाज़ उठाते हैं, तुरंत उस पर बात। मतलब रामजी लाल सुमन के मामले में अखिलेश यादव चले गए आगरा, आपको याद है? उनसे ये सवाल उठा, भाई उस समय ये भी सवाल उठाया गया कि मुसलमानों के मुद्दे पर तो अखिलेश यादव इतने नहीं एग्रेसिव हो रहे हैं, ये सवाल उठाया गया, आपको याद होगा। संभल नहीं गए, कराना नहीं गए, तमाम जगहों पर नहीं गए, लेकिन वहाँ गए। लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि ये जो डी वोटर है ये उनकी पार्टी के साथ में अलाइन नहीं रहा है। ये उनकी पार्टी को ऐसा कहा जाता रहा है कि भाई दलितों को ये लगता है कि ये उनको दबाते हैं। ये इस तरह की एक पॉलिटिकल थॉट फैलाया गया। लेकिन जब 1991 का चुनाव हुआ और काशीराम और मुलायम सिंह यादव एक साथ आए, उस कॉम्बिनेशन ने सबको चौंका दिया। एक और जीते काशीराम, उसके बाद जसवंत नगर से जो सीट जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ, तो वहाँ मुलायम सिंह यादव जीत गए। और उसके बाद 93 में तो क्रांति आ गई, सपा बसपा एक हो गई। और उसके बाद जाकर के 2019 में एक हुए। तो जब एक हुए हैं तब तक असर दिखा है। 2019 में भी 10 सीटें आई थी बीएसपी को, 5 सीटें आ गई थी सपा को। तो इसीलिए ये सबको इस बात की फिक्र है कि बहन जी से
के खेमे से हमको अगर लाना है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अखिलेश यादव कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए ना, रोज जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कोई ना कोई इशू दलित का जरूर होता है जिसको वो रेस करते हैं। और इसीलिए हमने पीडीए में देखा, कभी पी से पीड़ित हुआ, पी से पंडित भी हुआ, जब ये एक नैरेटिव बना कि पंडितों पे अत्याचार हो रहा है। ए से आदिवासी भी हुए, अगड़ा भी हुए, लेकिन डी अल्पसंख्यक भी हुए, डी नहीं है। हाँ, डी ही रहा, डी कुछ और नहीं हुआ है। मायावती प्रेस फॉर अनदर भतीजा एट बीएसपी रैली एंड, अच्छा ये इनकी खबर थी, इनको लग रहा है कि जो सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे की तारीफ कर दी तो वो दूसरा भतीजा भी आ रहा है, जरा वो क्लियर कर दीजिए। इसका कोई आधार नहीं। ये कयास लोग लगाते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा बहन जी के बहुत ही करीबी हैं, उनके विश्वस्त सलाहकार हैं, उनके सहायक हैं, और जो लीगल मामले होते हैं उसको वो देखते आए हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनकी अहम भूमिका है ब्राह्मण वोटरों को लाने में बीएसपी के साथ में। उनका बेटा है कपिल मिश्रा, वो 9 अक्टूबर की रैली में दिखा था, बहन जी ने आशीर्वाद दिया था। पहले भी कपिल मिश्रा दिख चुके हैं, लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है कपिल मिश्रा का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है ही नहीं। इसके पहले जब मुझे याद है 2022 के चुनाव चल रहे थे तो उस विधानसभा चुनाव में भी कपिल मिश्रा अपने पिता के साथ अक्सर नजर आए, लेकिन उस चुनाव खत्म हुआ उसके बाद वो कहीं पॉलिटिक्स में दिखे नहीं, उनका इंक्लिनेशन नहीं। इसलिए ये खबर कयास है, इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ ये बीबीसी की रिपोर्ट का हमने जिक्र कर दिया। अब एक रिपोर्ट ये है जो बताती है कि 2017 में बीएसपी सत्ता से हट गई थी, लेकिन देखिए 22.24% वोट थे, सीटें मिली थी सिर्फ 19, और वोट परसेंटेज इस बार यानी 2022 में 13 रह गया, 1 सीट हासिल की। और जो 84+2 86 आरक्षित सीटों पर बीएसपी का परफॉर्मेंस खराब हो गया। 2007 में 62 सुरक्षित सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीएसपी एक भी ऐसी सीट नहीं थी जहां जीत दर्ज कर पाए। 2022 में विधायक ही एक चुना गया, वो भी शंकर सिंह रसड़ा बालिया से, राजपूत विधायक, यानी 10 साल में आप देख सकते हैं कितना अंतर। अच्छा, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह था कि बीएसपी ने ऐसा सोचा कि दलित वोट कहीं नहीं जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी पार्टी के लिए थोड़ा नुकसान दे रहा, क्योंकि वो गया, हमने देखा कि वो गया। नो डाउट ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल हो सकता है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि बहन जी के साथ हो, ये सबके साथ हो जाता है। आप सोचिए, हैरानी होगी, 2017 में यादव वोटरों का एक तबका चला गया था बीजेपी के साथ। बड़ी हैरानी की बात हुई थी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ कि यादव वोटर शिफ्ट हो गए और सिर्फ 47 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की 2017 में, 50 से भी कम सीटें आई थी। तो जब यादव वोटर शिफ्ट हो गए तो आप सोचिए कि दलित वोटर शिफ्ट कैसे नहीं हो सकता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम वोटर आज कहा जाता है। अभी लोकसभा चुनाव में CSDS की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मुसलमानों ने 92% लोकसभा में सपा और कांग्रेस को साथ दिया, 92%। लेकिन वही मुस्लिम उसके पहले के चुनाव में एक तरफा बसपा के साथ भी जा चुके हैं। तो ये शिफ्ट होता रहता है। वही मुस्लिम जहां नगीना में चंद्रशेखर लड़े, वहां वो सपा और कांग्रेस साथ नहीं गए, वो फुल चले गए चंद्रशेखर के साथ में। तो ये शिफ्टिंग होती है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन मुद्दा ये कि रिकवरी आप कैसे करते हैं, रिकवरी उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसमें बहन जी लगी हुई है। और 9 अक्टूबर की रैली में उन्होंने दिखा दिया है कि फुल रिकवरी मोड में पार्टी आ चुकी है। अब चर्चा को अंतिम दौर में ले जाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमने बीएसपी की बात कर ली, एसपी की बात कर ली, बीजेपी को आप कहाँ पाते हैं? बीजेपी की नज़र में डी फैक्टर की अहमियत क्या है, और अभी उसके लिए प्रयास को आप कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, बीजेपी की नज़र में डी फैक्टर की अहमियत तो ये है कि मैं आपको अंदर कहानी बता रहा हूँ, बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है, यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। और मेरा ये मानना है, मेरी जानकारी ये कहती है कि ये डी फैक्टर उस बदलाव में दिखेगा, अच्छी तरह दिखेगा। आज क्या है, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो राजपूत हैं, योगी आदित्यनाथ, और वो जो सरकार चला रहे हैं उस सरकार पर ठाकुरवाद का ठप्पा लग चुका है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाट हैं, जाट ओबीसी में आते हैं। अब सवाल ये है कि ओबीसी है, राजपूत हैं, दलित कहाँ हैं? ऐसा नहीं कि दलित नहीं है, बीजेपी के सेटअप में कई दलित लीडर हैं, लेकिन वो प्रोमिनेंस कहाँ है? तो ये बीजेपी को मत रहा है, ये उनको परेशान कर रहा है। और अभी बदलाव गुजरात में हो गया है, असम में हो गया है, यूपी में बदलाव होना तय है। यूपी में अभी तक बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला है अभी तक, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलना है। तो ये दलित वहाँ ये लेकर के आएंगे, उनकी मजबूरी है, उनको ये डर सता रहा है कि भाई 33 सीटें इसीलिए आई कि दलित चले गए समाजवादी पार्टी की ओर। अब जिस तरह बहन जी एक्टिव हैं, अगर ये दलित का चंक उनके पास से और चला गया, मान लीजिए कुछ चले गए सपा की और कुछ चले गए बसपा की ओर, तो क्या आएगा इनके हिस्से में, इनके पास क्या आएगा? तो वो बहुत परेशान हैं। और नरेंद्र मोदी
मैं पीएम मोदी की बात कर रहा हूँ, वो उनका अगर मैं आपको बताऊँ लाइन ऑफ थिंकिंग उनके लिए मोस्ट प्रायोरिटी है कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी एंटी दलित पार्टी है। ये बहुत, अभी आप देखिए हरिओम वाल्मीकि वाले मामले में क्या हुआ, किस तरह से योगी आदित्यनाथ एक्टिव हुए क्या, उनको कहा गया कि एक्टिव होइए, 1 घंटे में खबर कुछ और आई, हाँ, फिर कुछ और मतलब अपने पास बुलाया, उस परिवार को बुलाया, उसकी आर्थिक मदद हो गई, ये कहलवा दिया गया कि हम संतुष्ट हैं बाबा के एक्शन से, नहीं हम संतुष्ट हैं, अब हमें नहीं मिलना है किससे। तो ये पैनिक था, पैनिक कि भाई ये तो कांग्रेस की ओर चला जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये बड़ी समस्या है। तो टॉप सीक्रेट की इस चर्चा में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं आप लोगों को। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।